बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आज वकार की शादी को 15 दिन बीत चुके थे। वकार की शादी यकम रमज़ान से सिर्फ एक दिन कबल शाजिया से तय पाई थी। शादी का वलीमा बड़ी आन शान से अंजाम पाया था। वकार बड़ा रहमदिल होने के साथ साथ आला इखलाक का मालिक भी था। इसीलिए वकार की बीवी ने अभी तक खाना पकाना शुरू नहीं किया था और ना ही वकार ने खुद शाजिया से अभी तक कोई भी खाना पकाने की फरमाइश की थी। उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने होने वाली बीवी के पके पकवान और पराठे खाए, मीठी लस्सी पिए। वैसे वकार ने शाजिया की सुस्ती के बारे में शादी से काफ़ी पहले ही सुन रखा था, मगर उसकी रहमदिली और अच्छा इखलाक शायद वकार की कमज़ोरी और शाजिया की खुशकिस्मती थी। ये रमज़ानुल मुबारक की 15वीं सहरी थी। वकार की आदत थी कि वो हमेशा सहरी से पहले ही जाग जाता था। आज वकार ने शाजिया से खाना पकाने की फरमाइश की थी, लेकिन शाजिया की सुस्ती और काहिली ने वकार को काफ़ी नाराज़ कर दिया था। जब वकार ने देखा कि शाजिया पता नहीं उठेगी या नहीं, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उसकी सहरी ही कज़ा हो जाए, तो वो बुड़बुड़ाता हुआ घर के दरवाजे से बाहर निकला। सहरी का वक्त होने में अभी काफ़ी वक्त था, सो बाहर अंधेरा छाया हुआ था। दूर दूर तक मस्जिदों से आज़ान की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। बाहर सड़कें वीरान और सुनसान थीं। सड़क की वीरानी से शायद वकार को डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बड़ी शिद्दत का एहसास तन्हाई हुआ था। वकार यानी मैं तनूर से रोटियां लेने जा रहा था। हमारे घर की पिछली गली से चंद कदम के फासले पर तनवीर की तंदूर की दुकान वाक़ई थी। यहाँ से सारे मोहल्ले के लोग रोटियां खरीदते थे। मैं तनवीर की दुकान की तरफ चल पड़ा, लेकिन तनवीर को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि वो सुबह सवेरे तनूर पर रोटियां लगाना शुरू कर देता। मैं जब तनवीर की दुकान पर पहुंचा तो उसकी दुकान हस्बे तवक्के बंद थी। मैं गुस्से से आगे बढ़ने पर मजबूर हो गया। तनवीर की दुकान से चंद कदम के फासले पर एक पार्क वाक़ई था, जो काफ़ी बड़ा था। इसके एक हिस्से को घना जंगल अपने साथ मिलाता था, जिसकी ज़ोर की आवाज़ में बोलती टिड्डियाँ और मेंढक रात के होने की शिद्दत का एहसास दिला रही थी। पार्क के रिहायशी इलाके से मुंसलिक बाड़ के साथ वाक़ई एक बड़े दरवाजे के साथ जलती एक आग के साथ तंदूर पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी उम्मीद सी जाग गई। तनूर पर दहकती आग के शोले नज़र आ रहे थे, मगर ये क्या, यहाँ तो मैंने कभी कोई तनूर या रोटी वाला नहीं देखा। फिर यहाँ ये अंगारे कैसे हैं? खैर, मैंने तो रोटियाँ लेनी थी। मैं उस जानिब को चल पड़ा। करीब पहुंचकर तनूर की तह में जलते अंगारे नज़र आए। ये सारा मंजर देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि दिन के वक्त यहाँ तनूर की जगह माए हाजरा का चने चाट वाला ठेला हुआ करता था। खैर, मैं हैरान परेशान सा मजीद आगे बढ़ा तो देखा कि यहाँ पर न सिर्फ एक पूरा तनूर था, बल्कि उसके पास एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। इसकी आंखों की पुतलियां भी नीली थीं और उसका चेहरा और चादर इस कदर चमकदार थे कि इसकी चमक काफ़ी दूर से नज़र आ रही थी। मैंने करीब आते हुए देखा कि वो मुझे ही देख रही थी, और फिर जैसे ही मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिली, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। मेरा इरादा भांपते हुए बोली, क्या हुआ वकार, क्या तुम यहाँ रोटियाँ लेने आए हो? उस लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे मज़ीद हैरानी हुई। मैंने कहा, जी हाँ, यहाँ पर रोटियाँ लेने ही आया हूँ। जवाब में वो चुप रही। मैंने तजस्सुस भरी निगाहों से पूछा, क्या तुमने यहाँ कोई नया तनूर खोला है? इस बात पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे की तरफ झुकी हुई थी। मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसके हाथों में एक चंगेरी थी। ये सुनहरी रंग की थी। इस पर सोने के तार लगे हुए थे और तनूर की आग की रोशनी में ये चंगेरी किसी रोशन बल्ब की तरह चमक रही थी। इसमें चंद रोटियां थीं। ये लड़की चंगेरी को मेरी तरफ बढ़ाते हुए मीठी आवाज़ में कहने लगी, ये लो वकार, ये रोटियां ले जाओ और देख लेना, तुम ये रोटियां सारी ज़िंदगी याद करोगे। इनका जायका कभी भूल नहीं पाओगे। और हाँ सुनो, जब कभी भी तुम्हें रोटियों की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक मेरे पास चले आना।
और अगर कोई और भी मुश्किल है तो बता देना, मैं तुम्हारे सारे काम निपटा दूंगी। लड़की की बात पर मैंने सर हिलाया, उसका शुक्रिया अदा किया। जाते जाते मेरा हाथ गैर इस्तराबी तौर पर तंदूर पर लगा। ये जानकर मुझे सख्त हैरत हुई कि तंदूर सख्त गर्म होने की बजाय बर्फ की सिल की तरह ठंडा था। लड़की ने मेरी तरफ चंगेरी बढ़ाई थी तो उसकी उंगलियां मेरे हाथों के साथ मस हुई थीं। मेरा तजस्सुस और भी बढ़ गया। मुझे लगा जैसे मैंने बर्फ की टुकड़ियों को छू लिया हो। खैर, मैंने उसके पैसे अदा किए। उसने बची हुई रकम मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। लड़की ने मुझे जो सिक्के दिए थे उन पर अजीबो गरीब किस्म के नक्श कुंदा थे। ये बिल्कुल पुराने दौर की अशरफियों की मानद खालिस सोने के बने हुए लगते थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कुछ सोचता हुआ घर की जानिब चल दिया। लेकिन चंद कदम चलने के बाद मेरे तजस्सुस ने मुझे पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस नई लड़की से यहाँ रोटियां लेने कौन कौन आता है। मगर ये देखकर मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई कि जिस जगह लड़की खड़ी थी वहाँ ना तो कोई तंदूर था और ना ही वो लड़की थी जिसने मुझे रोटियां दी थीं। खैर, देर हो रही थी। मैंने वो रोटियां टटोल कर देखी कि कहीं मैंने धोखा तो नहीं खाया, लेकिन रोटियां तो ज्यों की त्यों मेरे हाथ में मौजूद थीं। मैं घर पहुंचा तो शाजिया मुंह धो रही थी। मेरे दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही नाकदाना जायजा लेते हुए बोल उठी, ले आए हो तुम तनवीर की दुकान का मनो सलवा? पता है मुझे, तनवीर की दुकान से सड़ी हुई रोटियां ही लाए होगे। उसकी बात पर मुझे जरा भी गुस्सा ना आया। तभी मैंने शरारतन कहा, नहीं भाई, अब तनवीर से रोटियां कौन लेता है? देखो मैं कैसी रोटियां लाया हूँ, ये किसी ने खास मेरे लिए बनाई हैं। मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। शाजिया ने चौंक कर कहा, तुम्हारे लिए? क्या मतलब है? शाजिया ने रोटियों पर नजर डाली। उसकी नजरों में सताइश थी क्योंकि रोटियां बहुत नरम और साथ ही साथ जायकेदार भी थीं। देख लो, मेरी भी खिदमत करने वाला कोई है। ये कहते हुए मैं कुर्सी पर बैठ गया। शाजिया से सालन लाने का कहा। शाजिया सालन गर्म करके लाई। हम दोनों ने मिलकर सहरी की। शाजिया को मेरी लाई हुई रोटियां बहुत अच्छी लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि इन रोटियों को खुबानी के तेल से तला गया है। साथ ही इन पर लगे मुनफरिद तिल अजीब ही जायका दे रहे थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि ऐसी दर्जन भर रोटियां हों तो इसी वक्त में सहरी के बाद खा लूं। सहरी करने के बाद हमने अजान का इंतज़ार किया और नमाज फजर के बाद थोड़ी देर में सुस्ताने लगा क्योंकि कुछ ही देर के बाद मुझे दफ्तर जाना था। सुबह हुई। शाजिया घोड़े बेचकर सो रही थी। शायद वो नींद की वादी में खोई हुई थी। मैंने उस पर एक नज़र डाली और तैयार होकर दफ्तर पहुंच गया। मगर आज सारा दिन मैं उन रोटियों और उस लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर ये क्या मौजा था, क्योंकि दफ्तर जाते हुए जब मैंने देखा तो वो जगह जहाँ पर रात को मुझे तनूर वाली लड़की मिली थी वो जगह खाली थी। मुझे सख्त हैरत हुई। फिर मैंने ये सोचकर ये ख्याल अपने दिल से निकाल दिया कि मुझे इस बात से क्या लेना देना, मुझे तो रोटियों से गर्ज थी जो मुझे वक्त पर मिल गई। शाम को दफ्तर में काम करते करते मुझे देर हो गई। मैं इफ्तारी से थोड़ा पहले घर पहुंचा तो ये देखकर काफ़ी मुस्तरब हुआ कि शाजिया ने इफ्तारी के लिए किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की हुई थी। पूछने पर शाजिया जिद पर उतर आई। कहने लगी, बड़े कंजूस हो, क्या कभी तुमने ये नहीं सोचा कि मुझे बाहर से इफ्तारी ही करवा दो? चलो आज किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलो। शाजिया की बात ने मुझे बहुत सख्त परेशान किया। एक तो सारा दिन बंदा ऑफिस में खपता रहे, फिर थका हारा आए और इफ्तारी के लिए होटलों में जलील होता फिरे। मगर शाजिया पर तो भूत सवार था। अरे वकार, मैं तो शादी से पहले कई बार अब्बा के साथ बाहर इफ्तारी करने गई हूँ। न जाने क्यों तुम मुझे लेकर नहीं जाते? क्या मुझसे ज़रा मोहब्बत नहीं करते? शाजिया के इस कदर जिद करने पर मजबूरन मुझे उसे बाहर ले जाना ही पड़ा। मैंने कहा, ठीक है, आज इफ्तारी हम बाहर कर लेते हैं, मगर तुम आइंदा से इफ्तारी घर पर ही बनाओगी और सहरी का खाना भी। इस बात पर शाजिया मान गई। फौरन ही उसने सूटकेस से अच्छा सा सूट निकाला और तैयारी बांधी। शाजिया बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसे साथ लिए बाहर आ गया। रास्ते में जाते हुए मेरी नज़र उसी जगह पर पड़ी जहाँ से रात को मैंने तंदूर से रोटियां ली थीं। हैरत की बात यह थी कि ये जगह अब भी बिल्कुल खाली थी, यानी ये मेरा कोई वहम नहीं था। दिन के वक्त वाकई यहाँ पर तंदूर मौजूद नहीं होता था, मगर अब मैं महसूस कर रहा था कि मैं तंदूर नहीं, तंदूर वाली को ढूंढ रहा हूँ। उसकी नीली आंखों को हर जगह तलाश कर रहा हूँ।
افطاری کے بعد ہم لوگ کافی تھکے ہوئے گھر پہنچے۔ تھکاوٹ اس قدر تھی کہ میں آتے ہی گہری نیند سو گیا۔ مجھے امید تھی کہ اب شازیہ مجھ سے خوش ہو گئی ہوگی، لہٰذا صبح روٹیاں خود ہی بنا لے گی، مگر معمول کے مطابق شازیہ نے وہی بہانہ کیا۔ کہنے لگی تم جا کر بہتر ہے کہ تنور سے ہی روٹیاں لے آؤ، کیونکہ وہ بہت خستہ اور نرم ہوتی ہیں، میرا تو دل کرتا ہے تم روز وہی روٹیاں لایا کرو۔ اس نے کچھ اس انداز سے مجھے کہا کہ گھر سے باہر نکلنا ہی پڑا، لیکن سچ پوچھیں تو مجھے بھی تنور والی کی یاد ستا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آج میں اس لڑکی سے زیادہ دیر بات کروں گا۔ سڑک پار کر کے میں اسی طرف جا رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تنور یہاں پر موجود نہیں ہوگا، مگر اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دور سے ہی میری نظر اس کی چمکتی سبز شال پر پڑی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ساتھ ہی تنور سے گرم سرخ انگارے ہوا میں بلند ہو رہے تھے۔ عجیب سا ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ پاس جا کر میں نے لڑکی کو سلام کیا اور خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ خود ہی مجھے روٹیاں چنگیری میں ڈال کر دے دے گی، اور اس نے ویسا ہی کیا، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب اس نے مجھے چنگیری بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو وقار، یہ پوری 6 روٹیاں ہیں اور ان میں ایک خاص قسم کا مکھن لگا ہوا ہے، دیکھ لینا، تمہیں ایسی روٹی کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ تمہیں کیسے پتا کہ آج مجھے 6 روٹیاں چاہیے تھیں؟ میری بات پر مسکرا کر بولی، ارے مجھے نہیں پتا ہوگا تو کسے پتا ہوگا؟ تمہاری بیوی تمہاری جس قدر بے قدری کرتی ہے نا، سچ پوچھو میرا دل دکھتا ہے۔ ایسی عورتوں پر مجھے سخت غصہ آتا ہے جو اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں۔ ارے بھائی، تم تو بہت اچھے انسان ہو، تم جیسا نیک شخص ہماری بستی میں ہوتا نا تو یقین جانو تمہاری بیویاں تمہاری بہت قدردان ہوتی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میرے پاؤں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ خدایا، یہ کون ہے اور اسے میرے گھر کے حالات کا کیسے علم ہے؟ وہ مشکل اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے کہا، ویسے تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ میرا نام منتہا ہے، اس نے میٹھی سریلی آواز میں جواب دیا۔ رہی بات کہ میں یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہوں تو تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ ہاں، مگر اتنا ہے کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ جانتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری خدمت کروں، تمہارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں۔ تم نہیں جانتے کہ تم مجھے کتنے اچھے لگتے ہو، میں تمہیں کس قدر دل سے چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روٹیوں کی چنگیری میری طرف بڑھائی تو میں نے بنا اور کوئی سوال کیے وہاں سے پلٹنا ہی مناسب سمجھا۔ آج مجھے اس وجود کی پراسراریت عجیب خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں تیز تیز قدم چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ دروازہ کٹکھٹایا تو شازیہ تقریباً دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر ڈر کے اور پریشانی کے آثار تھے۔ کیا ہو گیا ہے شازیہ؟ میں تو صرف پاس والے تنور سے روٹیاں لینے گیا تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا تو مطمئن ہو گئی۔ اس نے سالن بنایا ہوا تھا، میں نے روٹیاں چنگیری میں ڈال کر اس کے سامنے رکھی۔ شازیہ آج بھی روٹیوں کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ارے واہ، آج تو ان میں مکھن اور کریم بھی لگی ہوئی ہے، شازیہ نے روٹیاں الٹتے پلٹتے کہا، پھر ذرا ٹھہر کر بولی، پتہ ہے ایسی روٹیاں تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملتی۔ اس کی تعریف پر میں نے فاتحانہ انداز میں کہا، بس دیکھ لو شازیہ، میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے مجھے ایسی روٹیاں ملتی ہیں، اور وہ بھی مکھن کے ساتھ۔ میں نے شازیہ کو ایک بار پھر اشارتاً کہا، مگر وہ نہ سمجھی۔ خیر، ہم لوگوں نے روٹی کھائی اور معمول کے مطابق روزہ بند کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں سونے چلا گیا۔ نیند میں مجھے احساس ہوا کہ شازیہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ شازیہ کی اس حرکت پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں ایک دم جاگ گیا تو شازیہ نے فون سائڈ پر رکھ دیا۔ تم کس سے باتیں کر رہی تھی شازیہ؟ میں نے مشکوک انداز میں پوچھا تو شازیہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی، ارے کچھ نہیں، وہ بس میری ایک پرانی سہیلی تھی نا، اس کی کال آ گئی تھی۔ تو تم نے کال کاٹ کیوں دی؟ میں نے جواباً پوچھا۔ شازیہ سے جواب نہ بن پڑا اور وہ واش روم چلی گئی۔ مجھے اس کے رویے پر سخت حیرت ہوئی، مگر پھر اگلے ہی دن مجھ پر ایک ایسی حقیقت آشکار ہوئی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں گھر آیا تو شازیہ کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پر سخت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چلاتا، وہ گھورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کر بولی، دیکھ کیا رہے ہو؟ تم جیسے پینڈوں کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتی۔ اگر غیرت مند ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت آزاد کر دو۔ اس کی بات پر مجھے سخت دکھ ہوا تھا۔
कितने मानों और अरमानों से शाजिया को ब्याह कर इस घर में लाया था, मगर वो थी कि मेरी मोहब्बत की ज़रा कदर नहीं कर रही थी। मैंने तो उसे घर के काम करने को भी नहीं कहा था, उसे हाथ का छाला बना कर रखा था, मगर शाजिया ने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा तुम एक दिन का वक्त ले लो, शायद तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, मगर शाजिया ना मानी। मैं मायूस होकर छत पर चला गया, जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के रूबरू गिड़गिड़ाने लगा, ए अल्लाह शाजिया को अकल दे, वो न जाने किन राहों पर चल पड़ी है, मैं तो उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे किसी और की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने ज़रा अपनी दुआएं रोक लीं ताकि सुन सकूं ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। मैंने देखा आवाज़ मेरी पिछली तरफ से आ रही थी। मैंने पीछे घूमकर देखा। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने छत के फर्श पर मुंतहा को चादर फैलाए बैठे देखा। वो उसी तरह सब्ज शाल ओढ़े मेरे सामने बैठी हुई थी। उसका हुस्न सौगवार था, आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। तुम मुंतहा यहाँ कैसे आई हो? मैंने हैरत के मारे हकलाते हुए पूछा। ये मत पूछो मुझे कि मैं कब और कैसे आई हूँ, बस ये बताओ कि तुम इतने परेशान क्यों होते हो, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ वफादार ही नहीं है। मुंतहा के भरपूर लहजे ने मुझे एक लम्हे को हैरान और परेशान कर दिया। मुंतहा, तुम तो जानती हो मेरी बीवी मेरी कदर नहीं करती, उसने तो मुझसे आज आज़ादी का परवाना भी मांग लिया है, वो किसी और को चाहती है। मैं मुंतहा की अचानक मौजूदगी को यहाँ नज़रअंदाज करके बोला तो वो ये कहकर वहाँ से गायब हो गई कि वो हर सूरत और हर हाल में मेरी मदद करेगी। उसकी बात पर मुझे तसल्ली भी हुई थी, मगर मैं बहुत डर भी गया था। मुंतहा यकीनन कोई आम लड़की तो नहीं थी, वो एक जिनज़ादी या परी ही थी, क्योंकि एक आम लड़की मेरी छत पर वो भी रात के इस पहर कैसे आ सकती थी। खैर यूं ही दिन गुजरते गए। मैं जिन्नात से खौफ खाने वाला आदमी नहीं था, क्योंकि मेरे सीने में अल्लाह का कलाम पाक महफूज था, सो मुझे किस बात का डर होता। थोड़ी ही देर के बाद मैं नीचे अपने कमरे में आ गया। शाजिया के तेवर बदले हुए लग रहे थे। अगले 2-3 दिनों में उसने मुझसे तलाक लेकर ही दम लिया। मैं भी क्या करता, उसे ज़बरदस्ती तो अपने साथ नहीं रख सकता था। बस तलाक देने की देर थी कि उसने किसी को फ़ोन लगाया और घर से बाहर चली गई। उसकी बेबाकी और बेशर्मी पर मैं हैरान रह गया। मुझे अपना घर बहुत वीरान महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था कि सब लोगों ने मुझे दुनिया में तन्हा छोड़ दिया हो। माँ बाप भी बचपन से ही वफात पा गए थे, मैं अकेला रहा था। फिर शाजिया से मोहब्बत की शादी की थी, मगर मैं क्या जानता था कि शाजिया ने अपने बड़ों के आगे बस रजामंदी से सर झुकाया है। वो मेरे साथ खुश नहीं थी। मैं उन पिछली बातों को याद करके रो रहा था। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन मैं घर आया तो घर की काया ही पलटी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत हैरान भी हुआ। मुझे लगा कि शायद शाजिया को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो वापस इस घर में आ गई है। घर बड़ी ही नफासत से सजा हुआ था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मुझे लगा वो अपनी गलती का इजाला करना चाहती है, मगर मैंने शाजिया को लाख आवाज़ें दी, वो घर में मौजूद नहीं थी। मैं फीके दिल के साथ अफ्तारी के टेबल की तरफ बढ़ा। जानता था कि आज अफ्तारी में कुछ भी नहीं होगा। शाजिया भी जिद करने वाली नहीं थी जो मुझे बाहर रेस्टोरेंट पर ले जाती। आंखों में आंसू भरे मैं टेबल की तरफ आया तो टेबल खाली न था, उस पर तरह तरह के खाने और एक शानदार अफ्तारी लगी हुई थी। मेरी नज़र खानों से होती हुई उस परीज़ादी पर पड़ी जिसे मैं पिछले 6 दिनों से जानता था। वो कुर्सी पर शाजिया की जगह बैठी मुस्कुरा रही थी। बैठो, डर क्यों गए हो? उसने धीमे से लहजे में कहा। मैं इनकार नहीं कर सका, अब तो उसकी आदत सी हो गई थी। उसके सामने बैठा तो उसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। थोड़ी ही देर के बाद अजान हो गई। हम दोनों ने इफ्तारी की। मैं शाजिया की यादों में खोया हुआ था जब मुंतहा ने मुझे मुखातिब किया। बात सुनो, यूं परेशान नहीं होते, मेरी तरफ देखो। मुंतहा के लहजे में बेबसी और मोहब्बत थी, जबकि मेरे लिए उसके दिल में मुंतहा के लिए सिर्फ खौफ के जज्बात थे। मैं चाहकर भी उसे रोक तो नहीं पाता था, मगर जाहिर है वो इंसान नहीं थी। ऐसे में मैं उस पर कैसे भरोसा करता। मगर फिर रफ्ता रफ्ता मुंतहा ने मेरा दिल जीत ही लिया। उसने मेरी दिल जान से खिदमत की, मेरा इस कदर ख्याल रखा कि मैं उसका गर्विदा होता चला गया। मैं रोज़ाना ऑफिस से आता तो घर सजा हुआ मिलता। वो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर नज़र आती,
मगर वो मुझसे दूर दूर रहती थी। एक दिन मैंने उसके पास जाने का इरादा किया तो उसने मुझे रोक दिया। बोली, हमें पहले निकाह करना है। उसकी बात पर मैं हैरान रह गया। ऐसा कैसे मुमकिन है? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मुंतहा ने मजबूत लहजे में कहा। अगले ही दिन हमारा निकाह मस्जिद के मौलवी साहिब ने पढ़ा दिया, मगर मुझे मोहतात रहने का कहा। मौलवी साहिब ने मुझे कुछ नसीहतें की और फिर चले गए। मैं और मुंतहा अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारे अगरचे कोई औलाद तो नहीं है, मगर मुंतहा के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि मुझे फारिग वक्त में भी शाज़िया की याद नहीं आती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।